तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 एनसीईआरटी चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 समाकलित वेग समीकरण। सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। तात्कालिक वेग का निर्धारण सदैव आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मान सांद्रता एवं समय के मध्य खींचे वक्र के टी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा का ढाल माप कर किया जाता है। इससे वेग नियम ज्ञात करना कठिन हो जाता है, अतः अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई के निवारण हेतु हम वेग समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सीधे ही मापे गए हुए प्रायोगिक आंकड़ों अर्थात विभिन्न समय पर सांद्रता वेग स्थिरांक के बीच संबंध ज्ञात हो जाता है। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग समाकलित वेग समीकरण होते हैं। यहाँ पर हम केवल शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए इस समाकलित समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। अभिक्रिया R, रिएक्शन P पर विचार करें। वेग इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के आर के पावर 0। किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान इकाई हो गया था। वेग इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 1, या डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1। यहाँ आई समाकलन स्थिरांक है। टी इक्वल टू 0 पर अभिक्रियक आर की सांद्रता आर बेस 0, जहाँ आर 0 बेस अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। समीकरण 3.5 में आर बेस 0 मान रखने पर आर बेस 0 इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आर बेस 0 इक्वल टू आई का मान समीकरण 3.5 में रखने पर आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर बेस 0। समीकरण 3.6 सरल लिखा कि समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के समतुल्य है। यदि हम r एवं t के बीच ग्राफ खींचते तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढाल माइनस के अथवा माइनस के एवं अंतः खंड r बेस 0 के बराबर होता है। समीकरण 3.6 को पुनः सरल करने पर वेग स्थिरांक प्राप्त होता है। k इक्वल टू r बेस 0 माइनस r डिवाइड बाई टी। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं अपेक्षाकृत असामान्य हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में ये घटित होती हैं। कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं धातु सतहों पर होने वाली अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं के कुछ उदाहरण। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लैटिनम सतह का वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 2NH3 1130 केल्विन और प्रेरक है प्लैटिनम। तब निकल जाएगी इसमें N2 गैस प्लस 3H2, 3 अणु हाइड्रोजन गैस। वे के NH3 की शून्य घात पर निर्भर कर रहे हैं इक्वल टू के। इस अभिक्रिया में प्लैटिनम की सतह उत्प्रेरक का कार्य करती है। उच्च दाब पर धातु की सतह गैस अणुओं से संतृप्त हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया की परिस्थिति में और अधिक परिवर्तन धातु सतह पर उपस्थित अमोनिया की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भरता से स्वतंत्र हो जाता है। स्वर्ण सतह पर HI की ऊष्मीय वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इस वर्ग की अभिक्रियाएं में अभिक्रिया वेग अभिक्रियक R के सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। उदाहरणार्थ वेग इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के आर, या डी आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी। इस समीकरण में समाकलन करने पर हम प्राप्त करते हैं इनवर्स R इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1। एक बार हम आई समाकलन स्थिरांक है तथा इसका मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। टी इक्वल टू 0 इंटू आर इक्वल टू आर बेस 0, जहाँ आर बेस 0 अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। अतः समीकरण 3.8 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इनवर्स आर बेस 0 इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो इनवर्स आर बेस 0 इक्वल टू आई का मान समीकरण 3.8 में प्रतिस्थापित करने पर इनवर्स आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनवर्स आर बेस 0। समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर
इनवर्स आर बाई आर बेस 0 इक्वल टू माइनस के टी, या के इक्वल टू 1/t इनवर्स आर बेस 0 डिवाइड बाई आर। समय t1 पर समीकरण 3.8 से इनवर्स आर बेस 1 इक्वल टू माइनस के t1 इनवर्स आर बेस 0, समय t2 पर इनवर्स r2 इक्वल टू माइनस के t2 माइनस इनवर्स प्लस इनवर्स आर बेस 0। यहाँ R1 एवं R2 क्रमशः समय T1 तथा T2 पर अभिक्रिया की सांद्रता है। समीकरण 3.12 को 3.11 से घटाने पर इनवर्स R1 माइनस इनवर्स R2 इक्वल टू माइनस KT1 माइनस KT2। तो इनवर्स R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू K T2 माइनस T1, तो K इक्वल टू 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इनवर्स R1 डिवाइड बाई R2। समीकरण 309 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इनवर्स R डिवाइड बाई R0 इक्वल टू माइनस के टी। समीकरण के दोनों तरफ प्रति लघुगणक करने पर R इक्वल टू R बेस 0 E माइनस के टी। समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c के समतुल्य। यदि हम इनवर्स r एवं t के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें माइनस ढाल इक्वल टू माइनस के वाली सरल रेखा प्राप्त होता। अंतःखंड का मान इनवर्स r बेस 0 है। प्रथम कोटि का वेग समीकरण 3.2 इस प्रकार लिख सकता है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग बेस 0 r बेस 0 डिवाइड बाई r, या लॉग r बेस 0 इक्वल टू r इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303। यदि हम लॉग r बेस 0 डिवाइड बाई r एवं t के मध्य ग्राफ खींचे तो ढाल के डिवाइड बाई 2.303 होगा। एथीन का हाइड्रोजनेशन प्रथम कोटि का अभिक्रिया का उदाहरण है। C2H4 प्लस H2 C2H6 अतः वेग के C2H4 इसकी एक घात पर निर्भर कर रहा है। अस्थायी नाभिकों में सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव का क्षय प्रथम कोटि की बलगति के द्वारा होता है। 226 रैंडम प्लस 2He4 हीलियम 86 Rn रदरफोर्डियम 222 वेग इक्वल टू के आर है। मतलब इसकी एक प्रथम कोटि मतलब एक कोटि पर निर्भर कर रहा है, एक घात पर निर्भर कर रहा है। N2O5 तथा N2O को अपघटन प्रथम कोटि का अभिक्रिया कुछ अन्य उदाहरण है। आइए हम गैसीय अवस्था में एक प्रतिनिधि प्रथम कोटि अभिक्रिया पर विचार करें। ए रिएक्शन कराई तो वह B प्लस C दो प्रोडक्ट निकले। क्या हो गया? माना ए का प्रारंभिक PI तथा T समय पर कुल दाब PT है। ऐसी अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कुल दाब PT रूप PA प्लस PB प्लस C PC दाब इकाइयाँ PA PB एवं PC A B C के आंशिक दाब हैं। यदि T समय पर A दाब में X एटम की कमी आ जाए तो B से प्रत्येक के एक मोल बनने पर B एवं C के प्रत्येक दाब में X एटम की वृद्धि होगी। T इक्वल टू 0 समय पर AG रिएक्शन कराएंगे तो B प्लस C प्राप्त होगा। उसको T इक्वल टू 0 समय पर प्रेशर इसका है PI एटॉमिक प्रेशर, इसका 0 इसका 0। T समय पर P1 माइनस X एटम, X का यहाँ मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 उतना यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा। यहाँ पे इसकी कमी हुई तो यहाँ पे 2, यहाँ पे B और C में वृद्धि हुई तभी तो जाके इसका प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज़ है भाई, दो टूटेगी तो अलग अलग, तो इसमें जब कमी आएगी तभी तो इन दोनों में वृद्धि होगी। इसकी वजह से यहाँ पर T इक्वल टू 0 समय पर प्रारंभिक दाब PI है। PT इक्वल टू PI माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू PI माइनस प्लस एक्स इक्वल टू PT माइनस P1। यहाँ PA इक्वल टू PI माइनस एक्स इक्वल टू PI माइनस PT माइनस PI इक्वल टू 2P
आई माइनस पी टी, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग पी आई डिवाइड बाई पी ए इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई डिवाइड बाई 2 पी आई माइनस पी टी। अब इसके आगे कहेंगे यह अभिक्रिया की अर्ध आयु। तीसरे में आगे किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे उसे अर्ध आयु कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण 3.707 के इक्वल टू आर बेस 0 माइनस आर डिवाइड बाई टी, जहाँ टी इक्वल टू टी हाफ पर एन टी पर मतलब आर इक्वल टू हाफ आर बेस 0, टी हाफ पर वेग स्थिरांक होगा के इक्वल टू आर बेस 0 हाफ आर बेस 0 डिवाइड बाई टी हाफ, या टी हाफ इक्वल टू आर बेस 0 डिवाइड बाई 2 के। अतः स्पष्ट शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ अभिक्रिया की प्रारंभ तक समानुपाती वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर बेस 0 डिवाइड बाई आर, टी हाफ पर आर इक्वल टू आर बेस 0 डिवाइड बाई 2। अतः उपरोक्त समीकरण निम्न प्रकार से होगा, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग आर बेस 0 डिवाइड बाई आर बेस 0 डिवाइड बाई 2, अथवा टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग 2, तो डिवाइड बाई 2.303 इंटू 0.301 डिवाइड बाई के, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक होती है, अर्थात यह अभिक्रियाओं की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं होती। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु गणना वेग स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक की गणना अर्धायु से की जा सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ अल्फा आर बेस 0 तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान आर 0 पर निर्भर नहीं होता। शून्य एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया गणितीय विशिष्टताओं का सारांश इसमें दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि प्रकार आर पी बना अवकल वेग नियम डी आर बाई डी टी इजल टू माइनस के, यहाँ पर डी आर डिवाइड बाई डी टी माइनस के आर जो मोलर सांद्रता है इसकी। शून्य कोटि का अभिक्रिया के समाकलन वेग नियम में के टी इजल टू आर बेस 0 माइनस आर, सरल लिखा ले आर वन टी के मध्य खींचेगा। अर्धायु आर बेस 0.2 के सांद्रता, अब इसकी ये के की इकाई कितनी है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर बेस वही आर से रिएक्शन कराया पी बना और वेग नियम डी आर डिवाइड बाई डी टी माइनस के आर। समाकलन वेग नियम आर इजिकल टू आर बेस 0 ई माइनस के टी इजिकल टू के टी इनवर्स आर बेस 0 डिवाइड बाई आर। सरल रेखा लेख बनेगा इनवर्स आर एवं टी के मध्य। अर्धायु है इनवर्स 2 डिवाइड बाई के, तो उसको जगह 0.693 डिवाइड बाई के और इसकी इकाई आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। कभी कभी परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया की कोटि में परिवर्तन हो जाता है। अनेक ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रथम कोटि वेग नियम के अनुसरण करती हैं, यद्यपि वास्तविकता में उच्च कोटि अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरणार्थ एथिल एसीटेट का जल अपघटन 2 अभिक्रियाओं वाली अभिक्रिया है, जिसमें एथिल एसीटेट जल के बीच अभिक्रिया होती है। वास्तव में एथिल एसीटेट जल दोनों की क्षमता अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालते हैं, परंतु जल अपघटन के लिए जल बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया में जल की सांद्रता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अतः अभिक्रिया का वेग पर केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 0.01 मोल में एथिल एसीटेट के 10 मोल जल द्वारा जल अपघटन के प्रारंभ टी इक्वल टू 0 था। अभिक्रिया की संपन्नता टी पर विभिन्न कारकों के पदों की मात्रा नीचे दी गई है। टी इक्वल टू 0 पर 0.01 मोल H2O की 10 मोल 0 मोल और टी समय टी इक्वल टू टी पे 0 मोल इधर 9.99 मोल CH3CO 0.01 मोल और इधर 0.02। अभिक्रिया के उपरांत जल की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता। जल की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, उतना ही मोल रहता है।
CH3COC2H5 प्लस H2O HN की उपस्थिति में बनने के करा दी जलक बटन। CH3COH प्लस CH2H5OH। अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है। ऐसी अभिक्रियाओं में छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। छद्म इक्षु शर्करा सुक्रोज का प्रतिलोमन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अन्य उदाहरण है। C12H22O11 इक्षु शर्करा या सुक्रोज कहते हैं प्लस H2O। HN से उपस्थिति में करा दिया जलक बटन। C6H12O6 प्लस C6H12O6। वेग इजल टू K C12H22O11। अब अभिक्रिया की वेग की ताप पर निर्भरता। बहुत सी अभिक्रियाएं ताप की वृद्धि के साथ त्वरित होती हैं। उदाहरणार्थ N2O5 के वियोजन में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी मात्रा में वियोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिनों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 घंटे में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 मिनट में होता है। आप ये भी जानते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट है तथा एक्जोलिकम के मिश्रण में पोटेशियम पर मैग्नेट का विरंजन निम्न ताप की तुलना में उच्च ताप पर शीघ्रता से होता है। ये भी पाया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10⁻0 ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दोगुनी वृद्धि होती है। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या आर्नेस समीकरण भली बात की जा सकती है। इसे सर्वप्रथम रासायनिक J.H. वॉन ठाप ने प्रस्तावित किया, किंतु स्वीडन के रासायनिक ऑर्नेस ने इसका भौतिक सत्यापन तथा प्रतिपादन किया। K = A बेस E माइनस EA/RT, जहाँ A आर्नियस गुणक अथवा आवृत्ति गुणक है। इसे पूर्व चर घातांकी गुणक भी कहते हैं। किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए स्थिरांक होता है। R गैस स्थिरांक है। E सक्रिय ऊर्जा जैसे जूल्स प्रति मोल या जूल मोल इनवर्स भी कहते मापते हैं। इससे ऐसे निम्न के सरल अभिक्रिया समझा जा सकता है। H2 + I2 2HI। ऑर्नियस के अनुसार यह अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन के एक अणु संघट करें, एक अस्थायी मध्यवर्ती का विरचन करें। यह मध्यवर्ती बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहता है। यह टूटकर हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणुओं का विरचन करता है। मध्यवर्ती संकलित संकुल C भी कहते हैं कि विरचन की आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है E बेस A। स्थिति ऊर्जा में अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ खींचने पर चित्र 3.7 प्राप्त होता है। अभिक्रिया निर्देशांक अभिक्रियकों के उत्पाद में ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। जब संक्रियत संकुल अपघटित होकर उत्पाद निर्मित करता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी अभिक्रियकों एवं उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिक्रियक स्पीशीज के सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। किसी एक अणु की व्यवहार की परिशुद्धता के बारे में पूर्व अनुमान कठिन होता है। अतः लडविग बोल्ट्जमैन तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं को व्यवहार प्रागुक्त करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया, स्टैटिस्टिक्स। इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण E ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या NE/NT एवं गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचकर किया जा सकता है। यहाँ N बेस E = ऊर्जा E से युक्त अणुओं की संख्या है तथा N बेस T कुल अणुओं की संख्या है। इसमें है वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत होता है। इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है। अब चित्र में देखें तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रहता है क्योंकि कुल संभाव्यता का मान हर समय एक रहना चाहिए। हम E बेस A की स्थिति मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र पर अंकित कर सकते हैं। किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि द्वारा E बेस A से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट करने वाले अणुओं की संख्या की मान में वृद्धि होती है। चित्र से स्पष्ट है कि वक्र में T+10 तापमान पर सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाले क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो जाता है, अतः अभिक्रिया वेग दोगुना हो जाता है। आर्नियस समीकरण में कारक e माइनस इसी घात पे EA/RT
ई ए से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं के भिन्न के संगत होता है। समीकरण 3.18 के दोनों पक्षों को प्राकृतिक लघुगुणक करने पर प्राकृतिक लघुगुणक करने पर इनवर्स के इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी प्लस इनवर्स ए, इनवर्स के एवं 1/d के मध्य वक्र समीकरण 3.1 के अनुरूप सीधी रेखा होती है, जिसे चित्र 3.10 में दर्शाया गया। ऑर्नियर समीकरण 3.18 के अनुसार ताप में वृद्धि अथवा सक्रिय ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी तथा वेग स्थिरांक में चरघातांक की वृद्धि होगी। चित्र 3.110 में ढाल इक्वल टू ई माइनस ई ए डिवाइड बाई आर अतः अंतःखंड इनवर्स ए है। अतः हम इन मानों से ई ए तथा ए की गणना कर सकते हैं। तापमान T1 समीकरण 3.19 का रूप निम्न होगा। इनवर्स K1 इक्वल टू माइनस ई ए बेस ए डिवाइडेड बाई आर टी 1 प्लस इनवर्स ए और तापमान T2 पर इनवर्स K2 इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर RT2 प्लस इनवर्स ए किसी दी गई अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। K1 तथा K2 क्रमशः तापमान T1 तथा T2 पर वेग स्थिरांक है। समीकरण 3.21 से 3.20 घटाने पर हमें प्राप्त होगा इनवर्स K2 माइनस इनवर्स K1 इक्वल टू ई बेस ए डिवाइड बाई RT1 माइनस ई बेस ए डिवाइड बाई RT2 इक्वल टू इनवर्स K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू ई बेस ए डिवाइड बाई R1 माइनस T1 डिवाइड माइनस 1 बाई T2 log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू ई ए 2.303 R1 डिवाइड बाई T1 माइनस T1 माइनस T2 log K2 डिवाइड बाई K1 ई ए 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक वो पदार्थ जिसमें स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उदाहरणार्थ MnO2 निम्न अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर वेग में महत्वपूर्ण वृद्धि करता है। 2KClO3 रिएक्शन कराएंगे MnO2 की उपस्थिति में 2KCl प्लस 3O2। जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पदार्थ को तब निरोधक कहते हैं। उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत समझा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया भाग लेकर अभिक्रिया के साथ अस्थायी बंध बनाता है जो कि मध्यवर्ती संकुल में परिणत होता है। इसका अस्तित्व क्षणिक होता है तथा यह वियोजित होकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक देता है। ये विश्वास किया जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रियाविधि से अभिक्रियकों एवं उत्पादों के मध्य सक्रिय ऊर्जा कम करके इस प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया संपन्न करता है, जैसा कि चित्र 3.1 में दर्शाया गया। ऑर्नियर समीकरण से स्पष्ट है कि सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया की भी उतना अधिक होगा। उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिक्रियकों की दीर्घ मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता है। स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है, परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता। यह भी पाया गया है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता था। अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिसमें साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है परंतु शीघ्र स्थापित हो जाती है। अब है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। यद्यपि ऑर्नियर का समीकरण काफ़ी विस्तृत परिस्थितियों में लागू होती है, लेकिन संघट्टवाद जिसे मैक्स ट्राउच तथा विलियम लुईस ने 1916 तथा 1918 में प्रतिपादित किया गया था, अभिक्रिया की और्चिकी तथा क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक प्रकाश डालता है। ये गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के अणुओं को कठोर गोले माना जाता है एवं माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में संघट्ट होने के कारण होती है। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन प्रति सेकंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति Z कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले एक अन्य कारक सक्रिय ऊर्जा, जैसा कि हम पहले ही दिन कर चुके हैं। द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए अभिक्रिया वेग को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। वेग इक्वल टू Z
बेस ए बी ई माइनस ई पावर माइनस ई ए वन डिवाइड बाई आर टी, जहाँ जेड बेस ए बी अभिक्रिया के एवं बी की संगत आवृत्ति है, ई की घात माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ई ए के बराबर है अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं को अंशों प्रदर्शित। समीकरण 3.33 की तुलना ऑर्निय समीकरण से करने पर हम ये कह सकते हैं कि ए की संगत आवृत्ति संबंधित है। समीकरण 3.23 उन अभिक्रियाओं को इस तरह के मान की सटीक प्रायोक्ति करता है जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं, किंतु जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन परिलक्षित होता है। इस कारण सभी संघटनों का उत्पाद में विरचन नहीं होना हो सकता है। वे संघट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा यानी देहली ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास होता है, जिससे अभिक्रिया के स्पीसीज के बंधों को टूटने तथा उत्पादों में नए बंध विरचन से उत्पादों का बनना सुसाध्य हो जाता है, प्रभावी संघट्ट कहलाते हैं। उदाहरणार्थ मेथनॉल का ब्रोमो एथेन से विरचन अभिक्रिया का विन्यास पर निर्भर करता है। चित्र में प्रदर्शित किया गया कि अभिक्रिया तथा अणुओं के उपयुक्त अभिविन्यास बंध निर्माण का उत्पाद निर्मित करते हैं तथा अनुपयुक्त अभिविन्यास होने पर वो केवल दोबारा अलग अलग हो जाते हैं और कोई उत्पाद नहीं बनाते हैं। CH3Br प्लस OH नेगेटिव, CH3OH और प्लस ब्रोमीन नेगेटिव। अब ये इसका उपयुक्त अभिविन्यास और अनुपयुक्त अभिविन्यास कैसे समझेंगे। CH3 C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, आंशिक नेगेटिव है C माइनस Br, इसका आंशिक नेगेटिव ये Br है, आंशिक पॉजिटिव प्लस C है, प्लस OH, O नेगेटिव है यहाँ पे, H पॉजिटिव। तो एक ग्रुप है, इसको नहीं लेंगे, इसमें दो है ना, इसी OH ये माइनस है ऊपर से नेगेटिव है। अब इसका अनुपयुक्त अभिन्यास पहले देखेंगे। C सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस आंशिक पॉजिटिव है और Br जो है आंशिक नेगेटिव, वे इसकी तरफ आकर्षित होगा। OH वो दूसरी तरफ आकर्षित होगा, तो इसमें कोई उत्पाद बनेगा ही नहीं। ठीक, कोई उत्पाद नहीं बनेगा इसमें। अब उपयुक्त अभिविन्यास क्या हुआ। C 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए। C सिंगल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, ये 3 तो बन गए। अब एक इधर 2 कोवैलेंट बॉन्ड बने, एक OH के साथ आंशिक नेगेटिव, ये आंशिक पॉजिटिव, इधर ब्रोमीन आंशिक नेगेटिव ये और OH भी आंशिक नेगेटिव इधर है, और प्लस मतलब आंशिक पॉजिटिव C इस वाला, ये मध्यवर्ती कार्बन है। अब ये अब आगे बढ़ा तो CH3OH प्लस ब्रोमीन नेगेटिव अलग निकल गया। प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए हम एक अन्य कारक P जिसे प्रायिकता अथवा त्रिविम्ब कारक कहते हैं प्रस्तावित करते हैं। इससे बात को समाहित करता है कि संघट्ट में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, यानी वेग इक्वल टू P Z बेस AB स्मॉल e पावर माइनस E बेस A डिवाइड बाई RT। अतः संघट्ट सिद्धांत में सक्रिय ऊर्जा एवं उपयुक्त अभिविन्यास दोनों ही साथ साथ प्रभावी संघट्ट का मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग को निर्धारित करते हैं। संघट्ट सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसमें परमाणु अणुओं को कठोर गोले माना गया है तथा इनकी संरचना पहलू को नकारा गया है। आप इस सिद्धांत तथा अन्य सिद्धांतों के विषय में और अधिक विस्तृत अध्ययन से अपनी उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।